अमित शर्मा। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के छात्र और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कई जहाज छात्रों को लेकर लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसी छात्रा यमुनानगर पहुंची। एमबीबीएस की छात्रा ने बताया है कि वो युद्ध के दौरान परेशानी की हालत में थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उनकी मदद की और उन्हें सकुशल यहां पहुंचाया। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह का कहना है कि वो भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को सकुशल भारत लाने में मदद की। हाँ जी, उज्ज्वल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ पे अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ने लगी, तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया और हमें घर जाने के लिए एडवाइस किया। लेकिन वहाँ पर इस 26 फेब को फ्लाइट्स बंद होने के कारण हम अपनी टिकट्स बुक नहीं करवा पाए। तो इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और हमें वहाँ पर बाय रोड हंगरी बॉर्डर तक पहुँचाया गया। तो हंगरी बॉर्डर से हम वहाँ के एयरपोर्ट बुदापेस्ट पे पहुँचे और फिर उसके बाद हमारे वहाँ से फ्लाइट हुई। मेरी बेटी दमनप्रीत कौर, जो कि यूक्रेन के अजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस पढ़ाई के लिए गई थी। वहाँ पे एक सेमेस्टर उसका पूरा हो चुका था और अगले सेमेस्टर के लिए जैसे ही शुरू हुआ तो ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो वहाँ जैसी बेटी का, हमें भी न्यूज़ से पता ही चलता था, बेटी का भी फ़ोन आ रहा था कि पापा यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आने लगा है। तो हमने आनन फानन में जैसे टिकट के लिए भाग दौड़ करी। टिकटों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर भी हमने 5 मार्च की सोची कि टिकट मिल जाए, तो हमने करवाने की कोशिश की। सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की मुहिम लगातार चल रही है और इसी कड़ी में यूक्रेन में फंसी एमबीबीएस की छात्रा वंशिका पंडित फरीदाबाद अपने घर लौटी। बेटी के वापस आने से परिजनों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं बल्लभगढ़ की बेटी मानसी मंगला भी यूक्रेन से पोलैंड पहुंची, जहां से उसे पुलिस ने इंडियन एम्बेसी पहुंचाया। मानसी के परिवार वालों से मिलने प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और फोन पर मानसी से बात की। मानसी ने बताया कि वो सही सलामत इंडियन एम्बेसी पहुंची है, बस उसे अब वतन वापसी का इंतजार है, जिसके बाद परिवार वालों उसमें जब बच्चे निकले तो हमें पहले 1.5 मुझे पता लगा कि वहाँ युद्ध छिड़ चुका है, तो हम बहुत ही टेंशन में हो गए। हमारा तो दिन रात सोना बैठना खाना सब बेकार हो गया। अब बच्ची की 24 घंटे हमें चिंता लगी रहती थी। हमें यही लगता था कि ईश्वर से ही प्रार्थना थी और किससे कर सकते थे। बस यही था, मोदी जी की ये थी कि हाँ जी मोदी जी कुछ करें। पर जो मोदी जी ने आज हमारे साथ किया है और उनका उपकार मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ने, मोदी जी ने, सुनील सर हेड हैं इनके, चंडीगढ़ में रहते हैं और वो खुद रोमानिया पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों का वीजा लगवाया और बच्चों को वहां बॉर्डर से निकलवाया। मेरी बेटी यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी, इसका 4th ईयर था और इससे पहले बड़ी शांति से वहाँ रहती थी। लेकिन अब जब से ये अटैक हुआ है और हमें पता पड़ा कि यूक्रेन और रशिया का आपस में लड़ाई हो गई है, मैंने बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे वहाँ तो अटैक हो गया है। बेटी कहने लगी पापा हमें तो कुछ नहीं पता। पर मैंने कहा तुम हॉस्टल में बड़े आराम से रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आपकी जरूर सेवा करेंगे और तुम्हें बड़े शांतिपूर्वक तुमको निकाल के लाएंगे। मैं कल ही 4:30 राउंड में अराइव हुई थी यहाँ पर एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना सेफ फील कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सर को, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। वो हमें इतनी प्रॉपरली, इतनी सेफली यूक्रेन से वापस लेकर के आए, जब हमें बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक में थे। पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया है कि जिला प्रशासन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों से संपर्क में है। साथ ही लोगों के परिवार से भी लगातार बातचीत की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रदेश स्तर पर सरकार ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए। इसी तरह जिला प्रशासन ने भी एक नंबर जारी किया है, जिसमें कोई भी परिवार यूक्रेन में फंसे अपने परिजनों के संबंध में सूचना दे सकता है।
जिला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास, और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने सर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जो है 9212314595, और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801, जिसपे कोई भी हमारे जिले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बजट सत्र और यूक्रेन मामले पर भी अपनी बात रखी। ये बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष इनाम लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को देखिए। हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं, और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है, और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके सुप्रीम अपने हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला करेगा। बीजेपी इकट्ठी लड़ेगी या अलग-अलग सब मिल करके चलेंगे। अपने सिंपल पर लड़ेगी जी, जो ये पार्टी के चुनाव है। एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है, और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है, भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं, इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं है। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी ने भी नगर पालिका चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और अपने उम्मीदवार सुनिश्चित करने भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका के प्रधान पद के लिए डॉक्टर गुलशन कवात्रा को नियुक्त किया गया है। ब्रज शर्मा ने बताया है कि थोड़े अंतराल में जेजेपी एक मजबूत राजनीतिक दल बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
सोनीपत में खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के बाद लगातार पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं अब इस मामले में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि 2 आतंकवादियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन सागर और सुनील को अभी 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। साथ ही देर रात पुलिस ने इनके एक साथी तरुण निवासी जुआ को गिरफ्तार किया है, जो गांव में ही अटल सेवा केंद्र चलाता था। आपको बता दें कि आरोप यह है कि उसने फर्जी आईडी मुहैया कराई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुकदमे में एक मुख्य आरोपी जो सागर पुत्र कृष्ण जुआ गांव का रहने वाला था, तो उससे तफ्तीश में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस बरामद हुए थे। जो तफ्तीश में सामने आया कि उसके गांव के ही उसके एक दोस्त तरुण एलियास तरुणजीत पुत्र महिपाल गांव जुआ, जो ITI के पास अटल सेवा केंद्र में कार्य करता है, जिसने अपने लैपटॉप में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस सागर को बना के दिए थे। उसको मुकदमा में गिरफ्तार किया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर। पलवल जिले की होडल अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत का 13 क्विंटल से ज्यादा गांजा पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह गांजा ओडिशा से ट्रक में भरकर लाया जा रहा था, जो नू में बेचा जाना था। यह गांजा नारियल में भरकर लाया जा रहा था, लेकिन सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आज हमारी सीआई की टीम ने सुबह सीआई के बाहर ही नाका लगा के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे नाकाबंदी करके और इससे करीब कोई 13 क्विंटल 69 किलोग्राम 75 ग्राम, तो ये 13 क्विंटल 69 किलो 75 ग्राम गांजा बरामद किया है। तो नियमानुसार हमने इसमें कार्रवाई की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के, नायब तहसीलदार थे हमारे संजीव नागर, उनको मौके पे बुलाया गया। उनके प्रेजेंस में नियमानुसार इसकी कार्रवाई की गई है। तो इसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया है। जींद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस सड़क हादसे में बाइक और कार की आपस में भयंकर टक्कर हुई। टक्कर के दौरान बाइक 50 मीटर दूर जाकर गिरी। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई मोटरसाइकिल पर शादी की शॉपिंग करके आ रहे थे। सारा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गांव में मातम का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। और अब खबर है पलवल से, जहां रसूलपुर फाटक के नजदीक ट्रेन से कटकर एक 44 वर्षीय व्यक्ति की उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि रेल चालक ने घटना की जानकारी जीआरपी पुलिस को दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुशील कुमार निवासी जवाहर नगर कैंप के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों ने बताया है कि शव को उसके परिजनों को सौंप दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मुझे सूचना मिली थी DPSS के माध्यम से किसी कोई आदमी 1418/17 रसूलपुर के फाटक के पास में कोई आदमी ट्रेन से कट के लाइन पड़ा है। उस पर हम गए, वहाँ मौके पर वारिस आ चुके थे, उसको शनाख्त कर लिया है इन्होंने। मौके भी पहुँच गए थे वारिस उसके। तो सुशील कुमार नाम का है आदमी, सुशील कुमार। हिसार के हांसी में हनुमान कॉलोनी के निजी स्कूल के टीचर की स्कूटी के साथ 2 युवकों ने तोड़फोड़ की और डंडों से स्कूटी को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुभाष नगर निवासी शिवानी टूटेजा ने बताया है कि स्कूटी को स्कूल के बाहर खड़ा किया गया था। जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो बाहर गई तो देखा कि स्कूटी क्षतिग्रस्त है। वहीं जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता लगा कि 2 युवक मुंह ढककर हाथ में डंडा लिए वहां पर आते हैं और डंडे से स्कूटी पर तोड़फोड़ करने लगते हैं। बाद में वहां से फरार हो जाते हैं। ये
प्रदेश के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबंद होने लगे हैं। राजस्थान में पेंशन बहाली की घोषणा के बाद हरियाणा के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं और इसी मुद्दे को लेकर 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर राष्ट्रीय स्तर पर विधायकों, सांसदों, संसद का घेराव करेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अब वो पुरानी पेंशन बहाली से कम में मानने वाले नहीं है। इसी को लेकर भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संघ की रणनीति का खुलासा किया और आर पार की लड़ाई का आह्वान किया। पुरानी पेंशन बहाली की जो हमने बोला है, कल 2 तारीख है, 2 तारीख को हम वो जो दमन और उत्पीड़न की जहां विरोध करेंगे, वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाली को भी मांग पत्र हम सरकार को सभी जिला उपायुक्त मार्फत से दे रहे हैं। और ये 28-29 तारीख, क्योंकि ये मुद्दा केवल हरियाणा का नहीं है, ये मुद्दा नेशनल है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है, तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा और राज्य सरकारों के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। और 28 मार्च की जो हड़ताल है, ये एक बड़ी कार्रवाई है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते सनफ्लावर और रिफाइंड जैसे दूसरे तेल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की गई है। सनफ्लावर ऑयल पर 15 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में हर साल 25 लाख मीट्रिक टन सनफ्लावर के तेल का आयात होता है, जिसमें 70% यूक्रेन से और 20% रूस से, 10% अर्जेंटीना से आता है। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, वहां से आने वाले तेल का आयात बंद हो गया, जिसके चलते तेल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई। अगर अभी 10-15 दिन से शादी, भाई साहब सोयाबीन का रिफाइंड पहले 2100 का था, आज वो 2400 रुपए का है। सनफ्लावर का 2300 रुपए का था, 2600 रुपए का है। थैली जो फॉर्चून की थी 140 की थी, आज 160 रुपए की है। रेवाड़ी के सुभाष पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार चल रहा है। कार्यकर्ताओं ने अब राशन डिपो होल्डर्स पर आरोप लगाया है कि राशन होल्डर सड़ा राशन लोगों को बांट रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बात तो आपने पूरे मेरे गांव सरल में अटल भूजल योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में जेबीडीएम संस्थान के विद्यार्थियों की ओर से जल के सदुपयोग पर नाटक और रागनी प्रस्तुत की गई, जहां उपायुक्त आरएस ढिल्लों मंगलवार को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। आपको बता दें कि उपायुक्त आरएस ढिल्लों ने कहा है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। गिरता भू जल स्तर चिंता का विषय, ये क्षेत्र रेड जोन घोषित किया गया है। हमें सामूहिक प्रयास करने चाहिए जिससे कि ये क्षेत्र रेड जोन से ग्रीन जोन में शामिल हो पाए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान एसडीएम मनीष कुमार फोगाट, डॉक्टर अंजना सोनी, महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर पंकज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अटल भूजल के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी चलाते हैं, हमारा ग्राउंड वाटर है, क्योंकि हमारी वो डिप्लीशन काफ़ी हो रही है, तो हमारे पास उचित मात्रा में अभी जिन जिन जगह पे पानी नहीं है, उसमें अंदर की ग्राउंड वाटर को रीजनरेट कैसा करा जाए या सरफेस वाटर का हम कैसे सदुपयोग करें ताकि हमारी जो यूटिलाइजेशन है पानी की वो बढ़िया हो सके। इसी के अंतर्गत आज सरल गाँव में आए और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो कमेटियों के साथ आंगनबाड़ी वर्करों के साथ और हमारे जो डिपार्टमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं और जयपुर फाउंडेशन के साथ एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया जा रहा है ताकि हम अपना ग्राउंड वाटर लेवल भी ठीक कर सकें और जो सरफेस वाटर है उसका भी जो हम रेनफॉल वाटर हार्वेस्टिंग या रीजनरेशन वो पूरी तरह। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।